Hello student, today we are going to read the chapter 2, that is Nationalism in India. So you have seen the modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. It also meant a change in people understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. New symbols, new icon, new songs and ideal forged new links and redefined the boundaries of communities. In most countries, of the making of this new national identity was a long process. हमें यहाँ पे सीखना है कि लास्ट चैप्टर और लास्ट ईयर में क्लास 9th में हम लोगों ने नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था. फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी की थी. तो उस समय भी न्यू जनरेशन जो था, मॉडर्न नेशनलिज्म जैसा यूरोप में आ रहा था, वैसा ही हमारे देश में भी कुछ चेंजेस आ रहे थे. क्योंकि उस समय इंडिया में भी ब्रिटिश रूल था और इंडियंस भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर रहे थे. इन इंडिया एज इन मेनी अदर कॉलोनीज, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज intimately connected to the anti-colonial movement. People began discovering their unity in the process of the struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond and tied many different groups together. The Congress under Mahatma Gandhi tried to force these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. तो इंडिया में भी जैसे अदर कॉलोनी सिस्टम में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने न केवल हमारे देश को बल्कि कई और देशों को भी अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ था, लेकिन इनके अगेंस्ट में नेशनलिस्ट फीलिंग इंडियन पीपल्स में भी आ गई थी और ऐसे ही वर्ल्ड के अदर कंट्रीज में भी जहाँ पे कॉलोनियल रूल था वहाँ पे आ रहा था. और इस कंडीशन में लोग जो हैं क्या दिया, सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइड ए शेयर बॉन्ड देयर टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर. तो कई सारे जो ग्रुप्स हैं, लोग हैं, व्यूज सभी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे और अगेंस्ट जा रहे थे. एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था. ऐसे ही कुछ हमारे देश में भी स्टार्ट हो रहा था. तो फर्स्ट पॉइंट है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो हम लोग जैसे जानते हैं कि 1913 से 1918 तक जो वॉर कंडीशन थी भारत में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हो चुका था 1914 के समय में. और इस समय कुछ न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इमर्ज हो चुका था. इट लेड ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर which was financed by war loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax introduced. Through the war year, prices increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for common people. तो यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन जब थी 1914 के समय की, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था. लोन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिए हुए थे. तो इस समय सबसे पहले इनकम टैक्स लगाया गया और लोगों को जो है कई सारी चीज़ें, कस्टम ड्यूटीज भी लगाई गई, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ. और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई वो किन के लिए, कॉमन पीपल के लिए आ गई.
Villagers were called upon to supply soldiers, and forced recruitment in rural areas caused widespread anger. तो जो विलेज एरियाज के लोग थे उनको बोला गया कि आप सप्लाई करें सोल्जर्स की, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटिशर्स को सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट थी. उन्होंने फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया. तो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मीन्स क्या? ए प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन आर्मी. तो फोर्सफुली लोगों को बोला गया कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी है और साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर में आपको पार्टिसिपेट करना है. और उसी समय 1918, 1919, 1920, 21 में क्या कंडीशन आ गई? क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, resulting acute shortage of food. This was accompanied by an influenza epidemic. According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famine and epidemics. तो ये जो डिकेड था बहुत ही बुरा साबित हो रहा था भारतीय लोगों के लिए, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, लोगों को फोर्सफुली रिक्रूटमेंट किया जा रहा था आर्मी ज्वाइन करने के लिए, और इस वजह से भी लोगों में गुस्सा भरा था. साथ ही साथ 1918, 19 और 2021 में क्रॉप्स भी फेल हो गया और पेंडेमिक भी फैला, इन्फ्लुएंजा. और इस समय लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था. तो लोगों को लग रहा था कि ये जो हार्डशिप, उन लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं, या फेमिन कंडीशन वगैरह जो चल रही है, जब वॉर एंड हो जाएगा तो उनकी जो मुश्किलें हैं वो खत्म हो जाएंगी. बट दैट डिड नॉट हैपन. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देखेंगे जो महात्मा गांधी जी ने लीड किया था, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought the racial stream with the noble method of mass agitation, which he called Satyagraha. The idea of Satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. तो सत्याग्रह जो मास एजिटेशन जो आपने पढ़ा हुआ है पहले भी कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे और उधर पे उन्होंने रेसियल स्ट्रीम को बहुत सामने से महसूस किया हुआ था, और वही चीज उन्होंने भारत में भी आकर देखा और वहां से ही उनके मन में सत्याग्रह का आइडिया आया. और ये किस चीज पे एम्फेसिस था? पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू search for truth. He suggested if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight oppressor. तो उनका मानना ये था कि अगर हम injustice के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं और हम जो काम कर रहे हैं वो ट्रुथ पे बेस है, तो कोई भी फिजिकल पावर हमें दबा नहीं सकती. विदाउट सीकिंग विजन्स और बीइंग अग्रेसिव, सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. तो वो ये मानते थे कि बिना एग्रेसिव हुए ही एक सत्याग्रही नॉन वायलेंस के थ्रू जो भी वो चाहता है वो काम कर सकता है. दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर. People, including the oppressor, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. By this struggle, truth was bound to ultimately triumph. Gandhiji believed that the dharma of non-violence could unite all Indians. तो महात्मा गांधी क्या बिलीव करते थे
कि नॉन वायलेंस के थ्रू ही इंडियंस एक साथ हो सकते हैं और जो जस्टिस पाना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। Mahatma Gandhi successfully organized Satyagraha movement in various places. In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system. तो यहाँ पे जो चंपारण में लोगों को इंडिगो प्लांटेशन के लिए फोर्सफुली बोला गया कि आपको इंडिगो ही प्लांट करना पड़ेगा, तो एक चंपारण मूवमेंट हुआ जो कहाँ पे है, चंपारण बिहार में है। Then in 1917 he organized a satyagraha to support the peasant of the Kheda district of Gujarat affected by crop failure and plague epidemic. The peasant of Kheda could not pay the revenue and were demanding the revenue collection be relaxed. In 1918 Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement amongst कॉटन मिल्क वर्कर्स। तो इस तरीके से सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने जो स्टार्ट किया था 1915 में, तो आपने देखा 1917 में चंपारण बिहार में, साथ ही खेड़ा गुजरात में, और फिर 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट कंटिन्यू रखा। अब आ रहा है रॉलेट एक्ट। इस चीज को समझना आपके लिए खूब जरूरी है। So embonded with the success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. Rowlatt Act कब imposed किया गया? 1919, और इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह प्लान किया हुआ था। This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of Indian members. It gave government enormous power. तो रॉलेट एक्ट में क्या था? इसने गवर्नमेंट को खूब सारे पावर दे दिए to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years. तो काफी सारे गवर्नमेंट को बहुत सारे पावर दे दिए गए कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उनको रोका जा सके। साथ ही यहाँ पे दिया गया पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स रहेंगे उनको 2 years के लिए विदाउट एनी ट्रायल रखा जा सकता है। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज which would start with a hartal on 6th April. Rallies were organized in various cities. Workers went on strikes in railway workshop. Shops closed down, alarmed by the pupil upsurge and scattered that line of communication such as the railways, telegraph would be disrupted. The British administration decided to clamp down on nationalists. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. तो ये जो रॉलेट एक्ट आया था वो क्या पावर दे रहा था कि विदाउट एनी जुडिशियल ट्रायल किसी भी पर्सन को जेल में रखा जा सकता है, और जेल में कितने समय तक रखा जा सकता है? 2 years तक। तो ये इनजस्ट लॉ था और इसके अगेंस्ट में सारे लोग इकट्ठा हो गए और गांधी जी को उस समय दिल्ली आने से रोक दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोक दिया। ऑन 10th April, पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। क्योंकि जो लोग थे लोगों ने स्ट्राइक किया, रेलवे वर्कशॉप, शॉप्स वगैरह ये सारे क्लोज कर दिए गए। तो इस कंडीशन में इसको कंट्रोल करने के लिए जनरल डायर ने उस समय कमान संभाली अमृतसर में, और उस समय मार्शल लॉ इम्पोज कर लिया गया। On 13 April, an infamous Jallianwala Bagh incident took place.
On that day, large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government's new oppressive measures. Others had come to attend annual Baisakhi fair. Being from outside the city, many villagers were unaware of martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit point, and opened fire on the crowd, killing hundreds. His object, as he declared later, तो बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग मैस्केयर जो इंसिडेंट हो गया, जनरल डायर ने क्या किया हुआ था कि जो जलियांवाला बाग प्लेस में कई सारे लोग आए हुए थे और उसको पूरा उसने घेर लिया. और वहां पे किस लिए लोग आए थे कि रॉलेट एक्ट का कुछ लोग अपोज कर रहे थे. साथ ही उस दिन बैसाखी फेयर रहता है, उसको मनाने के लिए. और कई सारे लोग अनअवेयर थे, कुछ विलेजर्स अनअवेयर थे, मार्शल लॉ लग गया है. लेकिन जनरल डायर ने क्या किया कि उधर पे जो लोग थे उधर उन लोगों को घेर लिया और साथ ही ओपन फायर करने का उसने ऑर्डर दे दिया. और इस वजह से कई लोग, इनोसेंट पीपल जो थे, वो मारे गए. आप ये पिक्चर देख सकते हो, जनरल डायर क्रॉलिंग, ऑर्डर्स बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ब्रिटिश सोल्जर, अमृतसर, पंजाब, 1919. तो ये आप देख रहे हो कि ये जनरल डायर किस तरीके से ऑर्डर पास कर रहे थे. तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, हजारों लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जो है वोंडेड हो गए थे. ये बहुत ही वायलेंस मूवमेंट था जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के अगेंस्ट में किया था. उनका मेन बेसिक क्या था कि हम किसी भी तरह से डराकर इंडियन पीपल्स को, जो भी वो नेशनलिस्ट मूवमेंट कर रहे हैं, उनको हम रोक लेंगे. While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. तो ये रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो भी मूवमेंट चल रहा था, तो वो तो लोकल बेसिस पे ही था, सिटीज और टाउन्स में ही था. उसको और थोड़ा बढ़ाना गांधी जी चाहते थे, जिससे कि हिंदू मुस्लिम जो हैं वो एक दूसरे के और पास में आ सके. और on way of doing this he felt was to take up खिलाफत इशू. और इस चीज को और ज्यादा अच्छे से सही तरीके से लाने के लिए उन्होंने खिलाफत इशू को भी अपने साथ में लिया. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey, and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of Islamic world, the Khalifa. To defend the Khalifa's temporal power, a Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919. A young generation of Muslim leaders like brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. तो गांधी जी को जब ने देखा कि हिंदू मुस्लिम को अगर हम और क्लोज लाना चाहते हैं और नेशनल मूवमेंट को और वाइड स्प्रेड में करना चाहते हैं, तो वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद जो टर्की में किंग थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा था. और इस चीज को अगेंस्ट में मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने डिस्कस किया गांधी जी के साथ कि हम एक इस चीज पर पॉसिबिलिटी बिगेन डिस्कसिंग विथ महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ united mass action on the issue. Gandhiji saw this an opportunity to bring Muslim under the umbrella of a unified nationalist movement. At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start non-cooperation movement in support of Khilafat
as well as for स्वराज। तो 1920 के सेशन में, कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कलकत्ता में, तो उन्होंने दूसरे लीडर्स को भी इस चीज में कन्विंस्ड कर लिया कि हम भी जो खिलाफत मूवमेंट, सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, जो ये खिलाफत कमेटी स्टार्ट की गई थी किस लिए, खलीफा के को सपोर्ट करने के लिए, तो हम उसमें टर्की के जो किंग हैं उनको हम जरूर सपोर्ट करेंगे। तो रॉलेट एक्ट और खिलाफत मूवमेंट, ये 1919 और 1920 में ये दोनों प्रोसेशन चले अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी।